हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग अध्याय 9 के चैप्टर 9 के पढ़े थे, विविध प्रश्नावली, अनुक्रम और श्रेणी से। इस वीडियोज में हम लोग अब सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, इसको देखें। ये पहला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दो बिंदु दिया हुआ है आपका x1 y1, ठीक है। यह बिंदु P है, इसको P से लिखें, और दूसरा जो है Q है, x2 y2। तो इनके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है PQ। इनके बीच की दूरी PQ हो जाएगा, और यह अंडर रूट में लिखेंगे। ये इसका भुज है। यह जो इसका पहला जो दिया है चरराशि, यह इसका भुज होता है, दूसरा जो है कोटि होता है। यह x1 इस P का जो है भुज है, एक कोटि है y1। तो x2 में से x1 को घटा देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। प्लस फिर इसके कोटि में से दूसरे बिंदु के कोटि में से पहले बिंदु के कोटि को हम घटा देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। तो यही इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका एक फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। इसी तरह से सेकंड नंबर का एक फार्मूला है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, अब जैसे मान लेते हैं कि यही बिंदु, ये पहला P है, x1 y1, और दूसरा जो है ये बिंदु Q x2 और y2 है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है। अगर इस रेखा को यह बिंदु R जो है यम संबंधी n के अनुपात में काटता है, तो इस बिंदु R का निर्देशांक, इस बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो R का कोट यहाँ लिखेंगे, बिंदु R का कोट, सारी भुज पहले लिखेंगे, भुज क्या हो जाएगा? अब देखें, इस यम का गुणा दूसरे बिंदु के भुज से करते हैं तो यम x2 हो जाएगा। और ये जो इस यन दिया है इधर वाला भाग, तो इसका गुणा जो है पहले बिंदु के भुज से कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे तो यन x1 हो जाएगा। अब बट्टे यह जो भी अनुपात दिया हुआ है इनका आंकिक योग कर देते हैं तो यम प्लस यन से भाग कर देंगे, तो यह हो गया भुज, ठीक है। इसी तरह से इसका कोट निकालते हैं, कोट, तो कोट क्या हो जाएगा? इसी तरह से देखें, यम का गुणा जो है y2 में करेंगे तो यम y2 और प्लस यन जो है इसके कोट से गुणा करेंगे तो यन y1 हो जाएगा, और यम प्लस यन से हम भाग कर देते हैं। तो यह हो गया भुज और कोट हो गया बिंदु R का। तो यहाँ इसलिए ये बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यम x2 प्लस यन x1 बट्टे यम प्लस यन और यम y2 प्लस यन y1 बट्टे यम प्लस यन। तो यह जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यदि कोई बिंदु यम संबंध यन के अनुपात में काटता है तो उस बिंदु R का निर्देशांक जो है ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। एक थर्ड है, देखें, यदि दो बिंदु हैं, ठीक है, मान लेते हैं P बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु जो है Q है
x2 और y2। यदि इन दोनों बिंदुओं को कोई बिंदु जो है बिल्कुल मध्य में काटता है, ठीक है, मध्य में काटता है, तो यहाँ लिखेंगे यदि R मध्य बिंदु है, तो दोनों एक बराबर हो गए। तो जब किसी दिए गए रेखा को कोई बिंदु मध्य बिंदु में काटता है तो उस स्थिति में इस बिंदु R का निर्देशांक जो होता है, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु R का निर्देशांक, मध्य बिंदु R का निर्देशांक। तो उस स्थिति में जब यह मध्य बिंदु पर होगा तो इस रेखा को मध्य बिंदु पर काटेगा, तो उस स्थिति में इसका भुज जो होगा, दोनों बिंदुओं का भुज जोड़ करके आधा कर देंगे और कोटि को जोड़ करके हम आधा कर देंगे। तो यहाँ देखें इसका भुज हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और कोटि हो जाएगा इसका y1 प्लस y2/2। तो यह जो है इसका निर्देशांक हो जाएगा R का, जब R जो है मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो यह भी आपका एक फार्मूला ही है, ठीक है, मध्य बिंदु का ये फार्मूला है। एक चौथा फार्मूला है, देखें यदि कोई बिंदु दिया, कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ये त्रिभुज दिया गया है ABC और इसके शीर्षों के निर्देशांक को मान लीजिए इसका x1 y1 है, इसका B का जो है x2 y2 है और इसका जो है x3 y3 है। तो इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह होता है, इस क्षेत्रफल को हम डेल्टा से लिख देते हैं, तो यह होता है 1/2, ठीक है, बड़े कोष्ठक में x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस अब देखें यहाँ x1 है तो अब x2 लिखेंगे और 2 के बाद से 3 आता है तो y3 माइनस y1 प्लस x2 के बाद से x3 और 3 के बाद से 1 आएगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक बंद। ये वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है, वर्ग इकाई इसका मात्रक हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखें x y, ठीक, बाहर x होता है अंदर y होता है, बाहर x अंदर y, बाहर x अंदर y। अब उसमें भी देखें 1 2 3 यह क्रम है, तो हम x1 से शुरू करते हैं, ठीक, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक। अब 1 के बाद से क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ x2 हो गया है और 2 के बाद से क्या आएगा, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 1 आ गया है, तो x2 y3 माइनस y1, ठीक है। फिर यहाँ x2 है तो यहाँ x3 हो जाएगा, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या होगा 1 और 2, तो y1 माइनस y2। तो इस तरह से इस फार्मूले को हम याद करते हैं और त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर ज्ञात हो तो इसमें रख देते हैं, इसको हल कर लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह भी आपका एक फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो उस स्थिति में ये त्रिभुज के क्षेत्रफल हम इस तरह से निकालेंगे। अब देखें ये संरेख का मतलब जो बिंदु दिए गए हों एक सीधी रेखा पर हो, एक सीधी रेखा पर हो वो बिंदु, तो उसको हम कहते हैं संरेख, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, अगर इस क्षेत्रफल निकालते हैं तो यदि इसका क्षेत्रफल 0 आ जाता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो उस स्थिति में तीनों बिंदु जो है संरेख होंगे। संरेख का मतलब वह एक सीधी रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है। तो यह संरेख की परिभाषा है। अगर संरेख सिद्ध करना होगा कि तो हम उन बिंदुओं को का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद से 0 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है। रेखा की ढाल, ठीक है,
अब देखें, यह आपका वाई अक्ष है, यह जो है आपका एक्स अक्ष है, यह आपका मूल बिंदु होता है। यदि कोई रेखा, सरल रेखा, अब यह धनात्मक दिशा है, यह जो है आपका धनात्मक दिशा है, ठीक है। तो यदि कोई रेखा धनात्मक दिशा से ऐसे जो है मान लेते हैं थीटा कोण बनाती है, तो यह थीटा जो कोण होता है यह झुकाव कहलाता है, ठीक है। इस रेखा यल का ये झुकाव कहलाएगा। और इसके ढाल को जो है हम यम से लिखते हैं और यह होता है यम tan थीटा के बराबर। रेखा की ढाल जो है यम के बराबर होता है और यह tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ देखें रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हैं, अब मान लीजिए यह रेखा है, ठीक है, यह रेखा आपका यल है और इस पर दो बिंदु P और Q दिया गया है, x1 y1 और x2 y2। यह इसका ढाल जो है थीटा है। तो P को जो है हम x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, और y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक, जो Q से होता हुआ जाएगा तो यह यम पे काटेगा, ठीक। तो यह अगर थीटा है तो यह भी थीटा होगा। तो इस त्रिभुज में हम लिखें त्रिभुज पी क्यू एम में, समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में इस कोण के लिए हम टेंजेंट का अनुपात लें tan थीटा बराबर ये लंब एम क्यू बट्टे आधार पी एम, यह होता है। तो एम क्यू क्या है, एम क्यू, अब देखें इस बिंदु पर यह वाई अक्ष पर है, ठीक है, तो इसके समांतर है। तो इसका कोट जो दिया गया है यह y1 है और यह y2 है। तो यहाँ तक जो है ये y1 का मान है, यहाँ से लेकर के y1 है और यहाँ से लेकर के यह y2 है, ठीक। तो हमको यह चाहिए, तो इस पूरे में से इसको हम घटा देंगे, ठीक है, यानी यह आपका जो है y1 का मान हो जाएगा यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है y2 हो गया। तो इस y2 में से y1 को हम घटा देंगे तो एम क्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखें, अब यह बिंदु जो है यहाँ x1 y1 दिया है, तो जो भुज है ये x अक्ष पे होता है तो यहाँ आपका x1 हो जाएगा, ठीक है, यह आपका x1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ जो है x2 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमको यह दूरी चाहिए यानी PM चाहिए, तो x2 में से x1 घटा देंगे, ठीक है, तो बट्टे PM हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यह हमारा tan थीटा जो है ये ढाल हो जाएगा। इसको हम m से भी लिखते हैं, m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। जब थीटा जो है न्यून कोण होगा तो उस स्थिति में इसका ढाल जो है यह होगा। तो यह फार्मूला आपका है, यदि दो बिंदु दिए गए हों तो रेखा की ढाल जो है यह होगा प्रवणता, ठीक है। अब देखें तो यह हमारा ढाल जो है प्रवणता यम निकला tan थीटा के बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, जब यह थीटा जो है न्यून कोण था, ठीक है। अब यदि थीटा जो है अधिक कोण हो, यह रेखा आपका है, यह रेखा आपका यल है, अब यह जो है आपका झुकाव है, ठीक। तो यह जब अधिक कोण होगा थीटा तो उस स्थिति में इसकी प्रवणता क्या होगा, तो देखें यहाँ समकोण त्रिभुज PMQ में यह लिखें समकोण त्रिभुज PMQ में इस कोण के लिए टेंजेंट का मान लिखें तो tan 180 माइनस थीटा होगा। देखें यह थीटा अगर है और यह एक सीधी रेखा है तो यह कोण जो है ये पूरा जो है 180 अंश होगा, तो 180 में से थीटा घटाएंगे तो यह जो है 180 माइनस थीटा होगा, और जब यह 180 अंश थीटा होगा तो यह भी होगा क्योंकि यह समांतर है, ठीक है। तो यह भी जो है ये संगत कोण होंगे तो यह 180 अंश माइनस थीटा होगा। तो देखें इस कोण के लिए
लंब जो है यह क्यू एम हो जाएगा, क्यू एम अब बट्टे आधार पी एम हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू एम का मान जो है देखें, यह बिंदु x2 और y2 दिया हुआ है, तो यहाँ से ले करके आपका यहाँ तक यहाँ तक जो है x2 है, यह जो है ये y अक्ष पे है ना, तो हमको y अक्ष देखना है, तो इसका कोटि जो है y2 है। ठीक है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक y2 है, और यह बिंदु देखें, यह एम आर जो है यहाँ जो है ये इसका कोटि जो है y1 है, तो यह आपका क्या है हो गया, ये y1 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, यह चाहिए, तो इस y2 में से हम y1 को घटा देंगे, y2 में से y1 को घटा देंगे। अच्छा, अब उसके बाद से देखें पी एम जो है, अब यहाँ से ले करके यहाँ तक ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी कितनी हो जाएगी, इसका x अक्ष पे यह x1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ले करके यहाँ तक यह x1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो है इसका कोटि कितना दिया है, ये सारी भुज दिया है, इस पर x2 दिया है, तो यह जो है x2 हो गया। तो हमको चाहिए यह, तो हम x1 में से x2 को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x2। ठीक है, ठीक है, तो न हो तो यहाँ आप प्रदर्शित भी कर दें, यह जो है बिंदु Q है, तो इसका कोटि जो है y है, तो यहाँ से ले करके यह जो है y2 है यहाँ तक। ठीक है, और यह जो है आपका y1 है, तो हमको यह चाहिए, तो y2 माइनस y1 कर देंगे यहाँ, और यहाँ जो है यह आपका यहाँ से यहाँ तक x1 है, और यह जो है x2 है, तो हमको यह चाहिए pm, x1 में से x2 को घटा दिया गया है। अब देखें tan 180 अंश माइनस थीटा, यह आपका जो है देखें फर्स्ट चतुर्थांश है, सेकेंड है, थर्ड है, और यह फोर्थ है। तो जब 180 यह जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो 180 अंश माइनस थीटा हो रहा है, तो ये किस में जाएगा, सेकेंड में जाएगा, इसी में आएगा। और इसमें जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऋणात्मक होता है, तो टेंजेंट है, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब देखें यहाँ माइनस tan थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ y2 माइनस y1 हो गया, इसमें से हम माइनस कामन लेते हैं, तो यह x2 माइनस x1 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है, माइनस हट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा, तो tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में क्या होता है, यह जो है प्रवणता जो है ये समान आ रहा है। जब थीटा अधिक कोण होगा तब, और न्यून कोण होगा तब, दोनों स्थितियों में इसका मान बराबर होगा। तो ये फार्मूले हो गए। ठीक है, अब देखें दो रेखाएं दी गई हैं, तो समांतर कब होंगी, जैसे मान लीजिए पहली रेखा दिया है y बराबर m1x। ठीक है, दूसरा रेखा दिया है y बराबर m2x। तो ये दोनों रेखाएं समांतर तब होंगी यदि इनकी प्रवणताएं जो है आपस में बराबर हो जाएं, तो ये दोनों रेखाएं जो है ये समांतर हो जाएंगी। ठीक है, रेखा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। तो इस स्थिति में m1 बराबर m2 जब होगा तब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इसी तरह से दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, यह आपका फार्मूला हो जाएगा, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध, दो रेखाएं हैं और एक दूसरे पर वह लंबवत हैं, यह रेखा यल है और यम है। ठीक है, तो लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होगा, यदि रेखा यल का समीकरण जो है मान लीजिए y बराबर m1x है
और यम रेखा जो है उसका y बराबर m2x है। तो इन दोनों रेखाओं की प्रवणता अलग अलग निकालेंगे और यदि इनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर आ जाता है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं जो हैं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो यह आपका लंबवत होने का प्रतिबंध है। ठीक है, देखें यदि दो रेखाएं हैं उनके बीच का कोण जो है थीटा अगर दिया हो, ठीक है, तो उस स्थिति में ये इसका टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट tan थीटा बराबर m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। ठीक है, तो यह जो है यदि दो रेखाओं के बीच का कोण दिया होगा तो उसका ये टेंजेंट tan थीटा जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका है, इसे आप नोट कर लें। अब देखें तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए शर्त। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हों तो संरेख कब होंगे, जब उसका क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर होगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ दिया है एक रेखा है, जैसे यहाँ ये आपका y अक्ष है और यह x अक्ष है, और कोई एक रेखा इसे दिया गया है। ठीक है, इस पे तीन बिंदु दिए गए हैं ए, बी और सी दिया गया है। तो यह मान लीजिए x1 y1 होगा। ठीक है, इसका x2 y2 हो जाएगा, इसका x3 y3 हो जाएगा। तो यह तीन बिंदु संरेख कब होंगे, यदि इनका ढाल, अब देखें इसको बिंदु ए से x के सापेक्ष समांतर इसे रेखा खींचें, बी पर भी इसी के x अक्ष के समांतर रेखा खींच देते हैं, सी पर भी खींच देते हैं। तो यदि यह कोण थीटा है यह, तो यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, रेखा बिंदु ए और बी दो बिंदु हो गया, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालें। ठीक है, तो इसकी प्रवणता मान लीजिए m1 हो गया, और इसी तरह से बी और सी बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालें। हम लोग जानते हैं ना, यहाँ y2 माइनस y1 m1 क्या हो जाएगा, अगर इसके बीच का रेखा की प्रवणता m1 हो तो y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। इसी तरह से BC इन दोनों बिंदुओं के बीच का प्रवणता अगर मान लीजिए m2 होता है और वह है y3 माइनस y1/x3 माइनस x2, यहाँ y2 है x2 हो जाएगा। यदि ये दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, यदि m1 बराबर m2 मिल जाता है तो उस स्थिति में ये तीनों बिंदु जो हैं संरेख होंगे, यानी उस रेखा पर स्थित होंगे। तो इस तरह से इसको हम सिद्ध करेंगे, तीन बिंदुओं के संरेख होने का। ठीक है, तो ये हो गए आपके फार्मूले। अब इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 10.1 पर चलते हैं। तो 10.1 देखें, ये पहला सवाल दिया है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष ऋण 4 5 और 0 7 5 ऋण 5 और -4 -2 हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें। तो देखें इसका पहला यह आपका x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, और यह आपका y अक्ष हो गया। तो कार्तीय तल में एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष से -4 5 दिया है, दूसरा शीर्ष जो 0 7 और तीसरा 5 -5 और -4 -2 दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यह आपका जो है मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अब जो है इस पे देखें अधिकतम जो है 7 तक है, तो हम बराबर बराबर खाना जो है इस पे खींच लेंगे, या x अक्ष पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, y अक्ष पे 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वाई अक्ष पे 7 अधिकतम है, इस पे जो है 5 खींच लीजिए मैक्सिमम। 1 2 3 4 5। ठीक है, और वाई अक्ष पे जो है नीचे की ओर इस पे भी 5 खींच लें। 1 2 3 4 5। अब हम इन बिंदुओं को खींचें -4 और 5। तो एक्स अक्ष पे जब हम मूल बिंदु से बाएं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ जो है -4 हो जाएगा, और वाई अक्ष पे 5 दिया है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ होगा। अब इसको ऐसे लावें, ठीक है, और इसको ऊर्ध्वाधर खींचें तो यहीं पर वो बिंदु मिलेगा। क्या? -4 और 5, ये पहला बिंदु हो गया। अब देखें 0 7 0 7, तो यह एक्स अक्ष पे 0 हो गया और वाई अक्ष पे 7 दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो गया। ठीक है, तो 0 7 जो है आपका यहाँ मिला है। अब उसके बाद देखें यह 5 दिया है और -5, तो एक्स अक्ष पे -5 है। 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया, और वाई अक्ष पे -5 दिया है, तो नीचे की ओर होगा 1 2 3 4 5 यहाँ है। तो इसको जो है एक्स अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ठीक है, और इसको वाई अक्ष के समांतर खींचेंगे तो यहाँ जो है यह काटेगा। ठीक है, तो यह बिंदु आपका हो जाएगा 5 -5। ठीक है, अब देखें -4 और -2, तो -4 जो है एक्स अक्ष पे इधर होगा 1 2 3 4 यही होगा, और -2 ये 1 2 यहाँ होगा। तो इसको हम मिलाएंगे एक्स अक्ष के समांतर, इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, और इसको ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष के समांतर खींचेंगे तो यही जो है यह काटेगा, यह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका -4 -2। ठीक है, अब इसको जो है इन बिंदुओं को हम स्केल से मिला दें। ठीक है, तो इन बिंदुओं को हम मिलाएं तो यह हो गया आपका। ठीक है, इन दोनों को मिला दें, और फिर इसको मिलाएं, और इन दोनों को मिला दें, तो यह हमारा चतुर्भुज बन करके ये तैयार हो गया। अब इसका हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, हम नाम दे सकते हैं क्या? A B C, और इसको D कह दें। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस क्षेत्रफल को हम 2 भाग में बांट देंगे, 2 त्रिभुजों में बांट देंगे। ठीक है, तो A को हम C से मिला दें। ठीक है, A को हम C से मिलाएंगे, तो इस तरह से हमारा 2 त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। तो दोनों का त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उनको जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखें, इसे आप मान लें x1 y1। ठीक है, इसको आप मान लें x2 y2, x2 y2, और इसे मान लें x3 y3। ठीक है, और इसे आप मान सकते हैं x4 और y4। तो यहाँ लिखें त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, यह हो गया। तो इसमें हम मान रख दें तो 1/2। अब देखें x1 का मान कितना है, -4 है, और y2 का मान जो है यहाँ y2 का मान 7 है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। माइनस y3 आपका 5 है तो -5 हो गया, प्लस x2 आपका जो 0 है तो यहाँ प्लस 0 हो जाएगा। इसके वजह से ये पूरा जो है आपका 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं y3 माइनस y1, तो y3 जो है देखें 5 है और y1 जो है आपका -2 है तो +2 हो जाएगा। प्लस x3 जो है कितना है, x3 आपका -4 है, ठीक है, और y1 -2 है, और y1 माइनस y2 आपका जो है 7 है तो -7 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लें तो 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 4 का गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और देखें ये तो 0 हो जाएगा, +0, 7 दूनी 9, 9 चौका 36, धन 36 हो गया। इसको हल कर लें तो 1/2, और 16 में से 8 गया 8, और यहाँ 2 बचा है, ठीक है। यह 2 से काटेंगे तो यह 14 हो जाएगा। 14 वर्ग इकाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लें। यहाँ लिखें त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो यह क्या हो जाएगा 1/2। अब देखें यहाँ क्या है, x1 है, y2 है और y4 है, तो यहाँ 9 तो रफ के लिए लिख लें x1 यह 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, तो यहाँ हम लिखें क्या, x1 ब्रैकेट में 2 आ जाएगा तो y2 माइनस y4 होगा, ठीक है, और प्लस x2, यहाँ x2 हो जाएगा, और यहाँ 2 के बाद 3 आएगा तो यहाँ 3 नहीं 4 है, तो यहाँ y4 और -4 के बाद 1 हो जाएगा तो y1 हो जाएगा, प्लस अब देखें यहाँ x4 होगा, ठीक है, x4 के बाद 1 2 आ रहा है तो यहाँ y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। यह रफ के लिए था, ठीक है। अब इसी में हम मान रख देंगे तो 1/2, x1 का मान देखें, यहाँ x1 का मान -4 दिया है तो -4 रख लिए, y2 माइनस y4, तो y2 आपका जो है यहाँ देखें ये 7 दिया है, और y4 जो है -5 दिया है, तो 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह 7 धन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस x2 देखें, यहाँ x2 का मान जो है ये 0 दिया है, तो इस तरह से यह पद जो है ये आपका 0 हो जाएगा। और प्लस x4 आप देखें, x4 जो है आपका 5 दिया है, तो यहाँ हम +5 लिख लेंगे, और यहाँ y1 माइनस y2 है, तो y1 आपका -2 है, ठीक है, तो यहाँ -2 हमने लिख लिया, और y2 जो है यहाँ 7 दिया है तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लें, 1/2, ठीक है, 7 5 12, 12 चौका 48, -48 हो गया, और 7 दूनी 9 5 45, तो -45 हो जाएगा। अब इसको हल करें तो 1/2 गुणे यह 8 5 13 और 4 4 8 1 9, ऋण 93, तो यह 93/2 हो जाएगा। चूँकि क्षेत्रफल जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक तो होता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ये धनात्मक ही इसका लेंगे, यह हो जाएगा 93/2, यह वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब लिखें, इसलिए चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो देखें यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपका आया है 14 वर्ग इकाई। तो यहाँ लिख लें 14 और ए डी सी का जो क्षेत्रफल है वह 93/2 है। तो दोनों को जोड़ दें तो 14 दूना 28 हो जा रहा है, ठीक है। अब प्लस 93 पूरे का बट्टे 2, तो यह हो जाएगा 8 3 11 9 2 11 1 12 121/2 वर्ग इकाई। तो यही आपका आंसर होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लें और इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।